बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम नेक्स्ट टॉपिक अपना स्टार्ट करेंगे। टॉपिक का हमारा नाम है स्कोलियोसिस। स्कोलियोसिस है क्या? इडियोपैथिक स्कोलियोसिस इज़ अ कंडीशन दैट काजेज द स्पाइन टू कर्व टू द साइड। स्कोलियोसिस में लेटरल कर्व बन जाती है स्पाइन में। When viewed on an X-ray from the front or rear, a normal spine appears. जब भी हम एक्सरे को फ्रंट या फिर बैक से देखेंगे तो स्पाइन हमें नॉर्मल मिलेगी, नॉर्मल जो होता है। बट द स्पाइन अफेक्टेड बाय स्कोलियोसिस, लेकिन अब जिनमें स्कोलियोसिस होगा, अगर हम उनका एक्सरे देखेंगे फ्रंट से या बैक से तो उनके एक्सरे पे हमें एस शेप या फिर सी शेप कर्व मिलेगी। It typically affects girls and young women more often and severity than more boys and young women. स्कोलियोसिस मोस्टली यंग गर्ल्स और वोमेन में मिलती है। रीज़न क्या है कि वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती हैं और उनके कनेक्टिव टिश्यूज़ जो है वो ज़्यादा कनेक्टिव टिश्यू की कंपोजिशन जो है, जो परसेंटेज है वो थोड़ी ज़्यादा होती है बॉयज़ की निस्बत, यंग मैन की निस्बत। और सवियर कंडीशन अगर हम देखें तो वो भी हमें गर्ल्स और यंग वुमेन में मिलती है। माइल्ड केसेस दैट डू नॉट कॉज पेन और डिस्कम्फर्ट रिक्वायर नो ट्रीटमेंट। माइल्ड केसेस स्कोलियोसिस के जिसमें कोई साइन एंड सिम्टम्स नहीं है, एसिम्टोमेटिक है, तो हम पेशेंट को ट्रीटमेंट भी कोई नहीं देंगे। However, causes that are moderate to severe and with or without pain or discomfort require pain. अगर तो मॉडरेट केसेस हैं स्कोलियोसिस के या फिर सवियर केसेस हैं जिसमें पेन है या नहीं है, डिस्कम्फर्ट है या नहीं है, तो उसमें हम ट्रीटमेंट लाजमी देंगे। सिर्फ माइल्ड केसेस जो है उनको हम विदाउट ट्रीटमेंट छोड़ देंगे, मॉडरेट और सवियर को हम ट्रीट करेंगे। अब ये टाइप्स ऑफ स्कोलियोसिस हैं। सबसे पहले अगर हम लेफ़्ट टू राइट देखें तो ये हेल्दी स्पाइन है। अब हम क्या बैक से देख रहे हैं तो स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट है, हमें किसी तरह की कोई कर्व नज़र नहीं आ रही। सेकंड पिक्चर में देखेंगे तो इसमें हमें लेटरल कर्व नज़र आ रही है थोरेसिक रीजन में, तो ये स्कोलियोसिस होगा हमारे पास, थोरेसिक स्कोलियोसिस। और इस कर्व की शेप क्या है, हमारे पास सी शेप्ड कर्व है। नेक्स्ट हम देखें अगर तो इसमें भी हमें कर्व नज़र आ रही है, लेकिन इसमें थोरेसिक स्पाइन स्ट्रेट है, सर्वाइकल स्पाइन भी स्ट्रेट है, लंबर में हमें सी शेप्ड कर्व नज़र आ रही है। तो इस स्कोलियोसिस का नाम क्या होगा? लंबर स्कोलियोसिस। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास स्पाइन, सर्वाइकल स्पाइन इसमें स्ट्रेट है, लेकिन थोरेसिक में भी कर्व है और लंबर में भी कर्व है, और इन दोनों को मिला के हमें दोनों में सी मिल रहा है, तो इसे हम कहेंगे थोरैको लंबर स्कोलियोसिस, क्योंकि थोरेसिक और लंबर दोनों स्पाइन इन्वॉल्व हैं। लास्ट टाइप है जिसमें हमें थोरेसिक भी स्कोलियोसिस में मिल रहा है और लंबर स्पाइन भी स्कोलियोसिस में है, लेकिन अब इस टाइम अपोजिट कर्व है, सी की जो शेप है वो अपोजिट है, तो ये मिलकर क्या बना रही है? एस शेप कर्व बना रही है। और इस स्कोलियोसिस को हम कहते हैं एस शेप स्कोलियोसिस या फिर कंबाइंड स्कोलियोसिस भी कह सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे स्कोलियोसिस, इसकी काजेस। द एग्जैक्ट काज ऑफ स्कोलियोसिस इज़ अननोन बट गिवन दैट, एग्जैक्ट काज तो नहीं पता, लेकिन जो वेग सा हमें आइडिया होता है कि किस किस वजह से स्कोलियोसिस हो सकता है वो हम देखेंगे। द कंडीशन रन्स इन फैमिलीज, द काज इज़ मोस्ट लाइकली जेनेटिक। स्कोलियोसिस मोस्टली जीन्स में, फैमिलीज़ में रन करता है, तो मोस्ट कॉमन काज जो है हो सकता है कि जेनेटिक हो। हेमीवर्टिब्रा आर सेक्शन ऑफ द वर्टिब्रा फेल्स टू डेवलप टिपिकली रिजल्टिंग इन वेज शेप्ड। इसमें होता क्या है कि वर्टिब्रा कंप्लीट डेवलप नहीं होता, बल्कि हाफ वर्टिब्रा डेवलप होता है और हाफ नहीं होता, तो जिसकी वजह से वेज शेप होगी और एक गैप क्रिएट हो जाएगा। द वेज शेप्ड हेमीवर्टिब्रा क्रिएट्स शार्प एंगल इन द स्पाइन विच काजेज द स्पाइन टू कर्व एट द चाइल्ड एज द चाइल्ड ग्रोस। तो इस वेज शेप हेमीवर्टिब्रा की वजह से उस बच्चे की जो स्पाइन है वो कर्व में चली जाएगी जैसे जैसे बच्चा ग्रो करेगा। फेलियर ऑफ द सेपरेशन ऑफ वर्टिब्रा ड्यूरिंग डेवलपमेंट, द स्पाइन इनिशियली फॉर्म्स एज अ सिंगल टिश्यू विच लैटरल डिवाइड इनटू सेगमेंट्स। डेवलपमेंट में क्या होता है कि स्पाइन एज अ बार डेवलप होती है और बाद में इसकी सेपरेशन होती है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वर्टिब्रास हमारे ठीक से सेपरेट ही ना हुए हों,
फेलियर ऑफ सेपरेशन की वजह से स्कोलियोसिस हो रहा हो। इफ़ द सेगमेंट फेल टू सेपरेट इट रिजल्ट इन पार्शियल और कंप्लीट फ्यूजन ऑफ द 2 or more vertebrae. The unsegmented bar prevents the spine from growing straight. The result in spine curve. अब जहाँ पे सेपरेशन नहीं होगी वो चीज़ लीड करेगी हमारी स्पाइन में वही डिफेक्ट को, स्पाइनल कर्व जो लेटरल कर्व बनाएगी। कम्बिनेशन ऑफ बार्स एंड हेमी वर्टिब्रा, पहले तो हमने देखा कि वर्टिब्रा ही हाफ डिवेलप हुआ है, सेकंड में हमने देखा है सेपरेशन नहीं हुई, थर्ड अब क्या है हमारे पास कास कि इन दोनों का कम्बिनेशन है कि हेमी वर्टिब्रा भी है और सेपरेशन भी नहीं है, और लास्ट काज है हमारे पास कंपनसेटरी कर्व, स्पाइन विद स्कोलियोसिस कर्व विल सम टाइम develop other curve in opposite direction above or below the affected area to compensate for the balance out scoliosis curve। हो सकता है कोई मसल इम्बैलेंस हो, कोई पोस्चर फॉल्ट हो, या हो सकता है कोई लोअर लिम्ब का प्रॉब्लम हो, तो उस चीज़ को कंपनसेट करने के लिए पेशेंट अपने स्पाइन का पोस्चर ही कुछ इस तरह से अडॉप्ट कर लेता है कि उसकी स्पाइन जो है वो लेटरल कर्व्ड हो जाती है। सिम्टम्स अब इसमें क्या होंगे, चिल्ड्रन विद माइल्ड केसेस ऑफ स्कोलियोसिस में नॉट एक्सपिट एनी सिम्टम, वही माइल्ड केसेस में हो सकता है कि हमें कोई सिम्टम्स अपीयर ना हो, लेकिन मॉडरेट और सवियर में क्या है, काज पार्ट्स ऑफ द टॉर्सो एंड पेल्विक एरिया टू बिकम अनइवन, तो ट्रंक और जो पेल्विक का एरिया है वो अनइवन होगा, उनमें हमें एसिमेट्री मिलेगी। फॉर एग्जांपल वन शोल्डर में बी हायर देन द अदर और द वेस्ट में बी अनइवन। तो इसमें जो हम लेवल्स देखते हैं, शोल्डर को देखते हैं, एक शोल्डर हमें हाई मिलेगा एज़ कम्पेयर टू अदर, और अगर हम पेल्विक को देखेंगे वेस्ट लेवल पे तो एक पेल्विक हमें हाई मिलेगा, दूसरा थोड़ा लो होगा। डायग्नोसिस है, डायग्नोसिस कंफर्मेशन के लिए हम फैमिली हिस्ट्री लेंगे, आस्क इफ द स्कोलियोसिस काज पेन नमनेस और टिंगलिंग, हम पेशेंट से पूछेंगे कोई रेडियोलॉजिकल सिम्टम्स तो नहीं है। फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, एडम्स फॉरवर्ड बेंड टेस्ट है जिसमें हम वही सिमेट्री चेक करते हैं टॉर्सो ट्रंक की और पेल्विक रीजन की। वेयर पेशेंट इज आस्क्ड टू स्टैंड एंड बेंड फॉरवर्ड वाइल द डॉक्टर ऑब्जर्व द इवननेस अनइवननेस ऑफ द शोल्डर ब्लेड एंड रिब केज। रेडियोग्राफ्स में एमआरआई और एक्सरेज पे हम कॉब एंगल मेजर कर सकते हैं। कॉब्स एंगल जो होता है अपर जो कि डिस्प्लेस्ड मिसअलाइन वर्टिब्रा होता है उसके अपर बॉर्डर से लेकर लोअर मिसअलाइन वर्टिब्रा के लोअर बॉर्डर तक के दरमियान जो एंगल बनता है उसे हम कहते हैं कॉब्स एंगल। ये कॉब्स एंगल हम एक्सरे पे ही मेजर कर सकते हैं। अब कॉब एंगल्स के बेस पे ही हम स्कोलियोसिस को फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। अगर तो कॉब एंगल 20 या 20 से कम है तो ये माइल्ड कर्व है, माइल्ड स्कोलियोसिस है। 20 और 40 के बीच में अगर कॉब्स एंगल्स है तो मॉडरेट कर्व है, मॉडरेट स्कोलियोसिस है। अबव 40 कॉब्स एंगल है तो severe scoliosis है। A genetic test that utilize the saliva of the young patient to determine if a mild to moderate case of scoliosis will progress, while the test has limited use and application। जेनेटिक टेस्ट के लिए हम सलाइवा को जो यूज़ करते हैं जो कि हमारे पास नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर है। इसमें हम फर्दर देखते हैं कि एंटीबॉडीज़ या जेनेटिक लिंक है या नहीं है, लेकिन ये टेस्ट जो है वो लिमिटेड है। ये वही फिज़िकल टेस्ट है हमारे पास, एडम्स फॉरवर्ड बेंड टेस्ट। शोल्डर को देखेंगे, शोल्डर ब्लेड्स को देखेंगे, रिब केज को देखेंगे और हम देखेंगे पेल्विक लेवल को। नेक्स्ट हमारे पास ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट में सबसे पहले हम देखेंगे नॉन सर्जिकल हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन है ट्रीटमेंट के। तो एक्सटर्नल ब्रेजिंग है, हम ब्रेस सजेस्ट करते हैं पेशेंट को। ब्रेस हैज़ बीन यूज्ड फॉर जनरेशन टू प्रिवेंट माइल्ड टू मॉडरेट केसेस ऑफ स्कोलियोसिस। इसमें मोस्टली हम बोस्टन जो ब्रेस है वो देते हैं और मिल्वॉकी ब्रेस, ये दो ब्रेसेस स्कोलियोसिस की करेक्शन के लिए यूज़ होते हैं, मिल्वॉकी एंड बोस्टन। माइल्ड एंड मॉडरेट केसेस में, सीवियर में तो सर्जरी होती है। अब ब्रेस इज़ ओनली इफेक्टिव इन यंग पेशेंट्स विद significant growth remaining. Once bracing begins, the brace often needs to be worn until growth is completed, which is usually around age 14 and female and 16 in males। अब ये ब्रेस हम किस एज पे रिकमेंड करते हैं पेशेंट्स को, 14 ईयर फीमेल्स और 16 ईयर मेल्स को, और ये इन्होंने 24 आवर्स पहन के रखनी होती है ताकि हमें जो मिस अलाइन हुए हैं वर्टिब्रास उनकी अलाइनमेंट मिल सके। एक्सरसाइजेस
या फिर फिजिकल थेरेपी, इट इज़ वाइटली इंपॉर्टेंट फॉर इंडिविजुअल्स हु हैव स्कोलियोसिस आर वियर अ ब्रेस टू कीप देयर कोर स्ट्रॉन्ग। एक्सरसाइजेज हम इन पेशेंट्स को कराते हैं ताकि उनके जो कोर मसल्स हैं, जो ट्रंक के मसल्स हैं, वो स्ट्रॉन्ग रहें, क्योंकि ये इस एबनॉर्मेलिटी की वजह से मसल इम्बैलेंस हो जाता है। मसल इम्बैलेंस को कवर अप करने के लिए हम एक्सरसाइजेस कराएंगे। वाइल नो वन मेथड ऑफ एक्सरसाइज और मैनिपुलेशन हैज़ बीन प्रूवन टू हेल्प प्रिवेंट द प्रोग्रेशन ऑफ स्कोलियोसिस। ये हाँ, फर्दर हम इसको प्रिवेंट नहीं कर सकते, इसको हम रिवर्स बैक नहीं कर सकते। ये है कि इसकी प्रोग्रेशन को स्लो डाउन कर सकते हैं एक्सरसाइजेस से। रिकमेंडेड बैक एक्सरसाइजेस फॉर द पेशेंट, फिजिकल थेरेपी रिजीम सच एज हमारे पास वो श्रॉथ मेथड है, हैव बीन फाउंडेड टू बी इफेक्टिव इन मेंटेनिंग कोर स्ट्रेंथ एंड इंक्रीजिंग द कंफर्ट। श्रॉथ टेक्निक हम देखते हैं आगे। इसमें हमारे पास ये वही ब्रेस है जो कि हमने दी थी, ये बोस्टन ब्रेस है। और ट्रंक की एक्सरसाइजेज हैं जिसमें हम रोलर यूज़ कर रही हैं। जिस साइड पे कन्वेक्सिटी होती है उसी साइड पे हम पेशेंट को कहते हैं कि वो रोलर पे रोल करे लेटरली, जैसे कि हम राइट साइड की पिक्चर में देख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑप्शन। सर्जिकली अब हम क्या क्या कर सकते हैं। स्पाइनल फ्यूजन, दिस इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द सर्जरी फॉर स्कोलियोसिस। रॉड्स एंड स्क्रूज आर अटैच्ड टू वर्टिब्रा टू फ्यूज द बोन्स टुगेदर हेल्पिंग टू स्ट्रेट द स्पाइन। इसमें वर्टिब्रा को वर्टिब्रास की अलाइनमेंट की जाती है, बोन्स को फ्यूज़ किया जाता है, स्ट्रेट किया जाता है स्क्रूज के थ्रू और बार्स के थ्रू, रॉड्स के थ्रू। दिस प्रोसीजर इज़ ओनली यूटिलाइज फॉर severe curves where all other treatment methods have failed। ये प्रोसीजर स्पाइनल फ्यूजन का या तो हम सीवियर स्कोलियोसिस के केस में कर सकते हैं जब कॉब एंगल्स मोर देन 40 होगा, या फिर जब हमारे कंजर्वेटिव मेथड फेल हो चुके होंगे। देयर इज़ ऑफन नो नीड फॉर ब्रेसिंग आफ्टर दिस सर्जरी एंड पेशेंट may रिटर्न टू देयर एक्टिविटीज़ इन एज लिटिल एज 1 to 2 months। तो इसके बाद, इस सर्जिकल प्रोसीजर के बाद हम पेशेंट को कोई ब्रेसिंग रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि हमारी अलाइनमेंट हो चुकी होती है और ये पेशेंट सर्जरी के बाद 1 से 2 महीने में अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ में वापस आ जाता है। फ्यूजनलेस सर्जरी डिवाइसेस। अब फ्यूजनलेस सर्जरी डिवाइसेस में सच एज वर्टिकल एक्सपेंडेबल प्रोस्थेटिक टाइटेनियम रिब, जिसे हम वेप्टर भी कहते हैं, एंड ग्रोइंग rods are used to straighten the spine without fusing the vertebrae. This surgery is less commonly performed and usually utilized for very young patients with progressive scoliosis who have great deal of growth remaining। ये सर्जरी हम मोस्टली यंग पेशेंट्स में करते हैं जिनमें अभी ग्रोथ हो रही होती है। थोरैकोप्लास्टी है, थोरैकोप्लास्टी में हम रिब्स को ही रिमूव कर देते हैं, वो रिब्स जो कि फर्दर हमारे पास रिस्ट्रिक्शन काज कर रही होती हैं। The cosmetic procedure that involves the removal of a protruding rib and is at times combined with the other procedure। ये हमारे पास वही फ्यूजन हुई है वर्टिब्रा की, वर्टिब्रास को अलाइन किया गया है। बिफोर सर्जरी हमारे पास जो एंगल था कॉब एंगल 65, आफ्टर सर्जरी 29 है। इसमें अगर हम देखें तो थोरैकोप्लास्टी हो रही है ऊपर वाली इमेज में, जिसमें रिब्स हमें नज़र आ रही हैं, और ये लास्ट में सीवियर स्कोलियोसिस की प्रेजेंटेशन है इस तरह से। ये वेप्टर है हमारे पास, ये वेप्टर प्रोसीजर है जिसमें वर्टिकल एक्सपेंडेबल प्रोस्थेटिक टाइटेनियम रिब 2 का हुआ है। ये लेफ़्ट साइड पे हमारे पास मिल्वॉकी ब्रेस है जो कि स्कोलियोसिस की करेक्शन के लिए यूज़ करते हैं, और ये बोस्टन ब्रेस है, ये भी स्कोलियोसिस की करेक्शन के लिए यूज़ होती है। नेक्स्ट अगर हम इस पिक्चर को देखें तो ये मेजरमेंट ऑफ द कॉब एंगल है। कॉब एंगल हम कैसे मेजर करते हैं, अपर वर्टिब्रा जो कि मिसअलाइंड वर्टिब्रा है वहाँ से एक लाइन हॉरिजेंटल ड्रॉ करते हैं, और लोअर वर्टिब्रा जो कि लोअर मिसअलाइंड वर्टिब्रा होता है उसके लोअर बॉर्डर से हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करते हैं, और इन दोनों लाइंस को जब हम यूनाइट करते हैं तो वो कॉब एंगल बनता है। जैसे कि अगर हम इसमें देखें तो कॉब एंगल कितना मिल रहा है हमें, ये कॉब एंगल है। एपिक्स, मोस्ट टिल्टेड वर्टिब्रा अबव द एपिक्स, मोस्ट टिल्टेड वर्टिब्रा बिलो द एपिक्स, और ये जो एंगल है ये फिर हम डी से मेजर करेंगे कि ये एंगल कितना बनता है। ये टेस्ट है, वैसे हमने पहले भी देखा है, एडम्स फॉरवर्ड बेंड टेस्ट, जिसमें हम सिमेट्री टेस्ट चेक करते हैं बॉडी की
ये फंक्शनल स्कोलियोसिस है और ये स्ट्रक्चरल स्कोलियोसिस है। स्ट्रक्चरल स्कोलियोसिस में हमें स्ट्रक्चर्स की एसिमेट्री मिलेगी, रिब हम्प मिल रहा है, शोल्डर ब्लेड इक्वल नहीं होंगी, शोल्डर का लेवल इक्वल नहीं होगा और नीचे पेल्विक लेवल भी एसिमेट्रिक होगा, पेल्विक लेवल दोनों पेल्विस। थैंक यू। ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम किसी और टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।